स्वयं हमारे अधिवक्ता समाज ने खड़े होकर के एक दूसरे के लिए मदद न की होती तो ये स्थिति थी कि एक आम अधिवक्ता हो सकता है कि आज अपना अधिवक्ता वाला अपना एक न्यायिक व्यवसाय छोड़ करके पान की गुंटी लगा रहा होता। सरकार ने कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं मोहित शर्मा, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। आज हम बात करने वाले हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, जो काफ़ी चर्चित विषय है। 1961 में जब एडवोकेट एक्ट आया, उसमें वकीलों के लिए काफ़ी सारे राइट्स दिए गए, काफ़ी सारी फ्रीडम्स दी गई वकीलों को। लेकिन एक चीज़ जो उसमें मिसिंग था वो था एडवोकेट की प्रोटेक्शन को लेकर के कोई भी प्रावधान उस एक्ट में नहीं था। उस समय से लेकर के अब तक बहुत सी कोशिशें की गई वकीलों के द्वारा, बहुत सारे धरने किए गए, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। लेकिन आखिरकार 2021 में ये इंतज़ार खत्म होता हुआ दिखाई दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 मेंबर्स की एक कमेटी तैयार की और उसको आदेश दिया कि वो एक ड्राफ्ट तैयार करे जिसमें वकीलों की प्रोटेक्शन, उनका सोशल स्टेटस, उनकी ज़रूरतें, इन सारी चीज़ों को लेकर के उसमें कुछ ना कुछ प्रावधान दिए जाएं। आखिरकार 2 जुलाई 2021 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसे हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के नाम से जानते हैं। और जब वो बिल सांसद से पास होकर के राष्ट्रपति की सहमति उसे मिल जाएगी, फिर वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जारी कर दिया जाएगा। अभी इसी मुद्दे पर और भी ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शक्ति शर्मा जी। शक्ति शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शक्ति शर्मा जी, हमारा जो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आखिर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? देखिए, ये जो एक्ट है ये अधिवक्ताओं की और अधिवक्ता समाज के लिए समर्पित व्यक्तियों की, जो वकील हैं, वकील के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, समाज को सुरक्षित करने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का जो ड्राफ्ट है वही एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, जो पास होने के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाएगा। इसमें 16 धाराएं रखी गई हैं कुल मिलाकर के, जिनमें न केवल अधिवक्ता बल्कि उनके परिवार के लोग, अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा, अधिवक्ताओं के सोशल स्टेटस का मुद्दा और भी तरह तरह के ऐसे प्रावधान जिससे वकीलों को अपने कर्तव्य के पालन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उनका प्रबंध किया गया है। आखिर इसे लागू क्यों होना चाहिए और इसके लागू होने से क्या क्या फायदे होंगे वकीलों को? देखिए, ऐसा है कि इसको लागू होने की सबसे बड़ी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम समाज के एक ऐसे वर्ग से हैं और इकलौते ऐसे वर्ग से हैं जो कहीं ना कहीं समाज में न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जी, हम लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं, न्यायपालिका में अपनी पूरी सहभागिता देते हुए लोगों को ये विश्वास दिलाने का काम करते हैं कि समाज में न्याय जैसी कोई चीज है। लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था और न्याय प्रणाली में जागरूक करने का हमारा पूरा संकल्प है। और से क्या क्या फायदे हो जाएंगे? देखिए, ऐसा सबसे बड़ी बात, हम निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सकेंगे। हम बिना भय के, बिना दिक्कत के, बिना परेशानी के, बिना किसी टेंशन के अपने घर से जब निकलेंगे तो हमको ये पता रहेगा कि हम घर से निकल रहे हैं अपना काम करने के बाद, जो कि इतना रिस्की काम है। अपराधियों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। हम खुल के अपना काम कर सकेंगे। हमको ये पता रहेगा कि अगर हम न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं किसी को न्याय दिलाने के लिए, तो हम सुरक्षित रूप से वापस अपने घर आ सकेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए इसकी आवश्यकता है। जैसे कि अभी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हम ये मान के चलें कि इस समय वकील अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहा है? आपने एक चीज भी देखी होगी, कोर्ट परिसर के अंदर लोग असलहे लेकर घुस रहे हैं, वहां गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। न केवल वकील, स्थिति तो यह है कि न्यायिक अधिकारी, न्यायिक कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है। शक्ति शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? ये सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं उनकी कमी है जी। वो ये जानती हैं कि अगर सरकारी तंत्र के खिलाफ कोई आज तक आवाज बुलंद कर पाया है, अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज बुलंद कर पाया है, उनके ऐसे तंत्र के खिलाफ कोई आवाज बुलंद कर पाया है जो मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस, सरकारी विभाग, सरकारी कार्यालय, तो वो एक अधिवक्ता ही है। अगर वो उसको मजबूत कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी जो आज तक करती चली आई हैं पार्टियां सत्ता में आने के बाद, उसको नहीं कर पाएंगी। उनके खिलाफ अगर आवाज कोई उठाता है तो वो अधिवक्ता है, तो इस वजह से वो उसको लागू करने में डरते आए। वो जानते हैं कि हमारे
जो कारनामे हैं, जो कालिक है, उसको उजागर करने का काम वकील करने लगेगा। अगर वकील भय मुक्त हो जाएगा, वकील अधिवक्ता समाज भय मुक्त हो जाएगा, तो और ज्यादा जागरूक तरीके से अपनी बात को रखेगा, और ज्यादा खुल करके न्याय प्रणाली में भाग लेगा, और ज्यादा जो गलत चीजें सरकार के लोगों के द्वारा की जाती रही हैं, या जो सरकार के जो अधीनस्थ जो विभाग हैं, जो कार्यालय उनके द्वारा की जाती रही, उनको और ज्यादा मुखर तरीके से वो सामने रख सकेगा। इसलिए डर की वजह से, भय की वजह से सरकार इस बिल को पास करने से बचती आई है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये एक्ट एक बार पास हो गया तो वकीलों की गुंडागर्दी इससे बढ़ जाएगी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल फालतू की चीज है। अधिवक्ता समाज आज से नहीं, इस हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के समय से आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर वकील गुंडा होता तो ये जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की यात्राएं करते हैं, हॉलीडे मनाते हैं, ये ना बैठे होते। वकीलों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया होता और लोगों को लूट पाट रहे होते। एक समाज का इकलौता ऐसा वर्ग है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता आया है। ये फालतू की बात है, ये अपने पल्ले को, अपने दामन को झाड़ लेने वाली बात है, अपने कर्तव्यों से विमुख होने वाली बात है, अपने कर्तव्यों से बचने वाली बात है। लेकिन बहुत बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि वकील मारपीट कर रहे हैं कहीं पर, या कहीं थाने में चले गए, या वहाँ पर डरा धमका रहे हैं, इस तरीके की भी खबरें अमूमन आया करती हैं। देखिए, ऐसा है कि इस हिंदुस्तान में ही नहीं, हर कहीं आप एक बात हमेशा हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए, समाज के हर वर्ग में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आप मंदिरों में जाइए, मैं नाम नहीं लूंगा, तो आपके सामने ऐसे कई उदाहरण हैं इस हिंदुस्तान में, जो कहलाने को बाबा थे, कहलाने को बड़े पुजारी थे, आज क्या दशा उनके कारनामे, आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं उन चीज़ों से। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर मंदिर में घंटा बजाने वाला पुजारी के दामन में दाग है, या हर पुजारी या हर अच्छा व्यक्ति बुरा ही है, ऐसा नहीं है। हर वर्ग में ऐसे लोग हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो। तो ऐसे ही जो असामाजिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध एक्शन भी लिया जाना चाहिए समय समय पर। अगर कोई ऐसा अधिवक्ता है, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो समाज में द्वेष फैला रहे हैं या कोई आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, तो कानून सबके लिए समान है, उनके ऊपर भी लागू करिए, उनको सजा दीजिए, जेल भेजिए। हम उनके प्रोटेक्शन की बात थोड़ी कर रहे हैं। ये जो 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसमें एक वकील के नजरिए से मुख्य मुद्दे क्या होने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज सुरक्षा की है। सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। जब एक आम व्यक्ति, एक आम जनमानस कहीं पर जाकर के खड़ा हो, तो कम से कम, जहां तक आपने बात कही चुनाव, तो चुनाव मतलब सरकार को चुनना, तो कम से कम सरकार के हाथ में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, उनको इतना निष्पक्ष, इतना साफ सुथरा होना चाहिए, और सरकार का उसके ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आम जनमानस को दिक्कत ना आए। वो वहां जाए तो सरकारी कार्यालयों का कोई मतलब निकलना चाहिए, वहां पर वो जब जाए तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उसका निष्पक्ष रूप से उसका जो है निस्तारण होना चाहिए। ये सबसे बड़ी आवश्यकता। मेरा ये निवेदन है अपने अधिवक्ता भाइयों से भी और अधिवक्ता समाज से भी, ऐसे लोगों को चुन करके लाएं जो अपनी झोलियां न भरें, वो आपके हक के लिए लड़ें, आपके अधिकारियों के लिए लड़ें। ऐसे लोगों को चुन करके लाना चाहिए। आप समाज के एक जिम्मेदार वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो लोग हमारे अधिवक्ता भाइयों के द्वारा जो चुन करके ऊपर लाए जाते हैं, चाहे वो हमारी बार काउंसिल की कमेटी के लोग हों, चाहे लोकल बार एसोसिएशन की कमेटी हो, कार्यकारिणी हो, वो ऐसे होने चाहिए जो केवल अपनी झोली भरने में विश्वास न रखें। वो वकीलों के लिए, आम वकीलों के लिए, जिनके द्वारा वो चुन करके पदासीन किए गए हैं, उनके हक की भी बात रखें। अगर मजबूती से वो खड़े होंगे तो निश्चित रूप से सरकार को बिल को लागू करना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा कि वो इसको एक्ट के रूप में परिवर्तित करे। जी, 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि जो वादे सरकार करके आई है, जो उनके घोषणा पत्र हैं जी, मेरा केवल इतना सा निवेदन है कि हम कुछ नहीं चाहते, वो अपने ही घोषणा पत्र को पढ़ लें और उसमें से कम इतनी बातों को जरूर पूरा कर दें जितना समाज में न्याय व्यवस्था, सुरक्षा, जो मेन बेसिक आवश्यकता है, उतनी चीजें लागू करने के लिए आवश्यक हो। अभी हाल ही में ये जो कोविड-19 नाम की वैश्विक महामारी आई, इसमें सरकार ने हर विभाग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ राहत प्रदान किया। वकीलों के लिए सरकार ने क्या किया, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। एक ही सीधा सा जवाब है, कुछ भी नहीं। आप बता दीजिए, कहीं किसी वकील को किसी प्रकार की कौन सी सुविधा मुहैया कराई गई?
और सबसे बड़ी बात है कि इस कोविड-19 का सारा प्रभाव उठा करके न्यायिक तंत्र, न्याय प्रणाली पर ही लागू कर दिया गया। जो बेचारा वकील डेली का कुछ कमा के भी लौट रहा था, शाम को अपने घर की सब्जी, आटा, इसकी व्यवस्था कर रहा था, उसके हाथ से वो भी छीन लिया। अगर हमारे अधिवक्ता समाज के लोगों ने और हमारे अधिवक्ता भाइयों ने, जो सक्षम हैं, सबल हैं, अपने छोटे भाइयों की, अपने छोटी बहनों की सुरक्षा स्वयं न की होती, स्वयं हमारे अधिवक्ता समाज ने खड़े होकर के एक दूसरे के लिए मदद न की होती, तो ये स्थिति थी कि एक आम अधिवक्ता हो सकता है कि आज अपना अधिवक्ता वाला अपना एक न्यायिक व्यवसाय छोड़ करके पान की गुंटी लगा रहा होता। सरकार ने कुछ नहीं किया। बीच बीच में तो खबरें आती रहीं कि सरकार ने भी, हाल ही में खबर आई थी कोविड-19 में कि हर वकील को 50,000 रुपये देने की बात कही जा रही थी। आप बताइए कहाँ मिला? बात तो बहुत की जा रही है, यही तो मुद्दा है। आप जो हमसे बातचीत कर रहे हैं यहाँ, यही मुद्दा है कि किया ही तो नहीं, इसी बात का तो रोना है। तो कहती तो बहुत कुछ है सरकार, और ये कहती केवल इसलिए क्योंकि उसको वोट चाहिए, और एक बार जहां वोट पा करके वो सत्तारूढ़ होंगे, उसके बाद ये सब कहाया सब ये हवा में उड़ जाएगा उनका। तो कहती तो बहुत कुछ है सरकारें, लेकिन कर सब वास्तविकता क्या है, इस पर आइए ना, कहीं कुछ नहीं है। तो अभी आपने देखा कि शक्ति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर अपने विचार रखे, उनका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम आज का इंटरव्यू खत्म करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए इंटरव्यू में। आप देखते रहिए मानवाधिकार मीडिया।